थोड़ा सा हम लोग कल का रिवाइज करते हुए चलते हैं। हमको कुछ भी नहीं समझना था सर। तो ये चैप्टर था सर हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्किल। चैप्टर का नाम था एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक है, अब मैं जान गया था सर सर्किल की दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एक सर्कल का पेरीमीटर जिसको पूरी दुनिया सरकमफेरेंस भी कहती है। ओके सर, सरकमफेरेंस भी कहती है। और दूसरा सर्किल का एरिया। सर्किल की दो प्रॉपर्टी है जो मेरे काम की है। अब किसी भी सर्किल का जो एरिया होता है वो क्या होता था, अगर मुझे रेडियस पता है तो पाई आर स्क्वायर होता है, और सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2 पाई आर होता है। या इसको ऐसे नहीं लिखते हैं 2 पाई आर, बस इसको हम लोग लिखते हैं पाई इंटू 2 आर होता है। ठीक है सर, सर्किल की दो चीजें मुझे पता थी। अब मुझे ये बोला गया कि सर अगर सर्किल कोई भी सर्किल है, ठीक है, तो किसी भी सर्किल का अगर मैं कोई भी एक छोटा सा पार्ट ले लूं, कोई भी एक छोटा सा पार्ट ले लूं, दो रेडियस की लाइन बनाई, और उसके बीच का जो ये एरिया है, एरिया नंबर 1 जो इन दोनों लाइनों के बीच में यानी इस तरफ जो एरिया है, इसको मैं बोल दूंगा सेक्टर। इसको बोल दूंगा दो लाइन दो रेडियस के बीच का एरिया सेक्टर। तो सर ये भी सेक्टर है और ये वाला भी क्या है, सेक्टर। तो इस सर्किल में मेरे पास दो सेक्टर है। ओके सर, अब इस सर्किल में दो सेक्टर है, तो जो बड़ा वाला होगा, जो बड़ा वाला होगा उसको मैं कहूंगा मेजर सेक्टर, और जो छोटा वाला होगा उसको मैं कहूंगा माइनर सेक्टर। अब मुझे ये बोला गया था कि किसी भी सर्किल में अगर मुझे सर्किल दिया रहेगा, ठीक है सर, दो सेक्टर हो गए, और इसके बाद जो मुझे चीज बोली गई वो ये बोला गया कि किसी भी सर्किल में अगर मैं एक सेक्टर ले लेता हूं, कोई भी मेरे पास सेक्टर था, तो मैंने क्या किया, तो अब अगर सर कोई सेक्टर होता है तो मतलब कोई भी सर्किल पे दो पॉइंट, सेक्टर नहीं, बस आप समझ लीजिए सर्किल पे कोई भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, तो सर्किल के सरकमफ्रेंस पे, सर्किल की बाउंड्री पे कोई भी दो पॉइंट को मैं जोड़ूंगा, दो पॉइंट को जोड़ूंगा, सर्किल के सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट को मैं जोड़ूंगा। तो एक उसके नीचे वाला एरिया, एक उसके ऊपर वाला एरिया। तो जो नीचे वाला एरिया होगा, जो छोटा कम एरिया होगा, इस पार्ट को मैं बोलता हूं सेगमेंट। इसको क्या मैं बोलता हूं, सेगमेंट बोलता हूं। तो जो नीचे वाला पार्ट होगा वो सेगमेंट कहलाएगा माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो कहलाएगा मेजर सेगमेंट। वो क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट कहलाएगा। ओके सर, यहां तक मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मुझे बताया गया कि ध्यान देने वाली चीज ये है कि हमारे कोर्स में कोई भी सर्किल होगा, कैसा भी सर्किल होगा, तो मैं पूरे सर्किल को अपने कोर्स में तीन सर्किल से मुझे मतलब है बस। एक सर्किल ये रहा, एक सर्किल और लूंगा मैं, ठीक है, एक मिनट, एक सर्किल रहा, ठीक है, एक और सर्किल रहा। मेरे कोर्स में मुझे सिर्फ तीन सर्किल से मैं इंटरेस्टेड हूं, और एक सर्किल और रहा, ठीक है। तो जो मेरे पास सर तीन सर्किल है, तो मैंने बोला कि अगर मेरे पास तीन सर्किल है तो मुझसे सीबीएसई क्या पूछेगा, जैसा कि सीबीएसई ने बोला है, सीबीएसई बोलती है कि मैं सिर्फ तीन एंगल आपसे पूछूंगी, ठीक है सर। तो अगर वो मुझसे तीन एंगल पूछेगी तो वो कंफर्म है, वो मुझसे क्या पूछ सकती है। अब देखो मुझे सिर्फ मतलब है सर्किल के, इस चैप्टर में मुझे सर्किल की दो चीजों से इंटरेस्टेड हूं मैं, एक सेक्टर, सेक्टर से इंटरेस्टेड हूं, एक मैं सेगमेंट से इंटरेस्टेड हूं। तो मुझसे ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा, सेक्टर का एरिया पूछेगा या सेक्टर का सरकमफेरेंस पूछेगा। ओके, उसी तरह सेगमेंट का या तो एरिया पूछेगा या सेगमेंट का सरकमफेरेंस पूछेगा, और कुछ भी नहीं पूछ सकता। अब अगर एक मैं सर्किल लेता हूं, एक ये सर्किल लिया मैंने, तो अगर पहला सर्किल, अगर ये पॉइंट लूं, अगर इस सर्किल को का मैंने एक ये लिया और ये लिया, तो ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। एक 60 डिग्री वो मुझसे पूछ सकता है। दूसरी चीज जो उसने बोला वो मुझसे पूछेगा 90 डिग्री, तो मैंने ले लिया इसको 90 डिग्री। और एक चीज मुझे उसने बोल दिया 120 डिग्री, बोल दिया 120 डिग्री। तो आप समझ रहे हैं कि इस सर्किल का ये अगर मैं इस पोर्शन को, मैं ऑरेंज वाले पोर्शन का मुझे एरिया में इंटरेस्टेड हूं कि ये एरिया कितना होगा, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आपको पता है कि कंप्लीट सर्किल का जो एरिया होता है, फॉर अ कंप्लीट सर्किल, एक कंप्लीट सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पैरामीटर होता है पाई इंटू
डी कर लीजिए, डी याद रखिए, पाई डी करिए या पाई इंटू 2r होता है। और सर इसी कंप्लीट सर्किल का जो थीटा होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इस सर्किल के लिए जो 60 डिग्री वाला, अब देखो यही फ्लो चार्ट हमको बस याद होना चाहिए। इस सर्किल का अगर पूरे सर्किल का एरिया ए है, अगर टोटल सर्किल का एरिया ए है, तो 60 डिग्री वाले सर्किल का, 90 डिग्री वाले सर्किल का, और ये मतलब सेक्टर, और ये क्या है 120 डिग्री वाले का, इसका एरिया क्या होगा? पूरे सर्किल के एरिया को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो वो इस सर्किल का एरिया आएगा। इसका एरिया क्या होगा? पूरे सर्किल के एरिया का चौथा पार्ट। अब देखिए पूरा सर्किल 4 पार्ट में डिवाइड है, तो उसका एक पार्ट, तो इसमें पूरे सर्किल को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो इसका एरिया आएगा। सिमिलरली अगर पूरे सर्किल का पेरीमीटर P है, तो इस सर्किल का पेरीमीटर कितना होगा? इसका पेरीमीटर होगा P/6, इसका पेरीमीटर होगा P/4, और इसका पेरीमीटर होगा P/3, और P की वैल्यू ये रही, A की वैल्यू यहां रही। ठीक है, यहां तक हमको चीजें क्लियर हो गई, यहां तक हमको चीजें क्लियर। तो यहां तक सर हमको चीजें क्लियर है। अब सर अगर मुझे यहां तक चीजें क्लियर है, तो अब मुझे जो चीज समझनी थी, वो चीज जो समझनी थी वो ये थी सर, कि किसी भी सर्किल में सबसे बड़ी चीज मुझे क्या जाननी चाहिए। देखो, तो अब मैं कह रहा हूं कि सर मुझे किसी सर्किल के सेक्टर का एरिया निकालना मेरे लिए बड़ी चीज नहीं है। किसी भी सर्किल के, अब देखो अब मेरी बात है सर, सर्किल में मैं दो चीज आपने बोली, एक चीज होती है सेगमेंट और एक चीज होती है सेक्टर। तो सर किसी भी सर्किल का जो सेक्टर होता है, किसी भी सर्किल का जो सेक्टर होता है, उसका एरिया निकालना मेरे लिए इजी है, उसका पेरीमीटर भी निकालना मेरे लिए इजी है। लेकिन सर किसी सेगमेंट का मैं एरिया कैसे निकालूं? क्वेश्चन ये है कि किसी सेगमेंट का एरिया कैसे निकालूं। तो अगर किसी सेगमेंट का मुझे एरिया निकालना है, तो देखिए अगर मेरे पास ये सर्किल है और मैं मान लेता हूं कि, देखिए मैं एक पल के लिए सोचता हूं, ये सर्किल है, मेरे पास कोई सर्किल है, ओके। अब अगर मेरे पास कोई भी सर्किल है, अब थोड़ी सी चीजों को मैं बदलता हूं। देखिए अगर मेरे पास कोई सर्किल है और मान लेता हूं मेरे पास एक ऐसा सर्किल है जिसका ये पूरा एंगल दिया है 120 डिग्री। कितना एंगल दिया हुआ है? थीटा। तो इस सर्किल का थीटा कितना है? 120 डिग्री दिया हुआ है। तो अब देखिए, अब मैं ये सर्किल अगर 1 थीटा है, तो मेरा लक्ष्य है कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो लाइन जोड़ेगी, जो भी लाइन जोड़ेगी, तो ये ऊपर आप देखें अगर ध्यान से, ये वाला, तो ये जो एरिया होगा, ये, इसको ये मान लो एरिया A1 है, ये एरिया है A1 है। और इस लाइन के जो डैश लाइन है ग्रीन वाली, इसके इधर मतलब किसके डाउन में जो भी एरिया है, वो पूरा एरिया A2 मान लो। तो मान लो हम, हमारा टारगेट है कि एरिया A1 कैसे निकलेगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम लोग जल्दी करते हैं एरिया A1 निकालना। तो मैं एक चीज समझ गया सर कि अगर मुझे एरिया A1 निकालना है, तो अगर मैं एक चीज जान गया, पहले क्या चीज जाना सर? मैंने ये बोला कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास एक सेक्टर है। अगर आप यहां पे देखें, तो मैं अगर ध्यान से देखूं सर, मुझे एरिया A1 निकालना है। तो एरिया A1 जो दिया हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं काम करता हूं, इस पर्पल वाले को बाहर करता हूं पहले। ये तो ये सर एक पर्पल लाइन थी, एक ऐसे था, ये एंगल 120 डिग्री था, ओके। और इसके ऊपर एक रेड, एक क्या था हमारे पास, रेड कलर का सेक्टर था। तो मैंने क्या कर दिया, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, ठीक है, तो मैंने क्या किया सर, मैंने उस एक छोटे से सेक्टर को काट लिया, ओके। मैंने अलग कर दिया इस चीज को एकदम अलग, ठीक है। अब मुझे सर क्या मिल गया? अब मैं जान गया कि, अब मैं ध्यान से देखा, मुझे चाहिए एरिया। तो मैंने एक काम किया, मैं बोला कि सर अगर ये वाला जो, इसको मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो अगर मैं किसी तरीके से, ये एरिया A1 मुझे चाहिए, तो मैं एक क्या काम दे, अगर इस पूरे का एरिया, इस पूरे का एरिया अगर A2 है, अगर मैं इस पूरे का एरिया मानूं, यानी ये ऑरेंज पोर्शन पूरे का एरिया कितना है? A2 है।
ये ऑरेंज वाला पोर्शन का एरिया है A2 और ये जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला पोर्शन ये, तो इसका एरिया है A1। तो मैं एक चीज जान गया सर कि अगर मैं A2 में से, यानी टोटल एरिया जो A2 है, यानी सेक्टर का एरिया जो है उसमें से अगर मैं घटा दूं कौन सा एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, यानी ये जो मुझे ट्रायंगल दिख रहा है सर यहाँ पे, ये वाला जो ट्रायंगल है, अगर मैं इसका एरिया घटा दूं पूरे सेक्टर के एरिया में से, मैं ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, तो मुझे जो एरिया मिलेगा वो एरिया किस चीज का मिलेगा, वो एरिया सर मुझे मिलेगा एरिया ऑफ सेगमेंट। वो मुझे सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। कौन से सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का। ठीक है। और अगर मुझे क्वेश्चन में मान लो मुझसे पूछ देता मेजर सेगमेंट का एरिया कितना होगा, तो अगर मैं टोटल सर्किल के एरिया में से टोटल सर्किल के एरिया में से टोटल जो भी सर्किल का एरिया है उसमें से मैं माइनर सेगमेंट का एरिया घटा दूंगा, तो मुझे जो एरिया मिलेगा वो मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ओके, ये बात क्लियर हुई आपको। अब सर मैं एक काम करता हूं, थीटा आपने 120 बोला, तो एक काम करता हूं, थीटा सीबीएसई ने 3 बोला, तो मैं एक काम करता हूं, मुझे अभी तक जो मैं चीज समझा वो ये समझा कि अब चीजों को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं। अब देखिए सर, मेरे पास ये एक सर्किल था, इसमें मैंने लिया एक सेक्टर, ठीक है, और सेक्टर का एंगल ले लिया 120, और ये ट्रायंगल है मेरे पास, ध्यान से देखो। तो पहला मैं काम करता हूं, मैं इस ट्रायंगल का, मुझे ये एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है, 120 डिग्री, तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। मुझे इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, ये पर्पल वाले ट्रायंगल का एरिया। तो अब एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा अपने लिए जूम करके देखते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ये रहा मेरे पास, मैंने ट्रायंगल को क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, मैंने इस ट्रायंगल को अलग कर दिया। अब देखिए सर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता होगा कि किसी भी सर्किल में, तुम जानते थे ना कि ये जो होता है ये 90 डिग्री होता है, याद आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल में ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो आप एक ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC में, और ट्रायंगल ADC में, और ट्रायंगल ADB में। ठीक है, तो आप देखेंगे दो ट्रायंगल अगर आप लें तो मैं बोलूंगा कि एंगल ADC बराबर होगा 90 डिग्री, और एंगल ADB भी बराबर होगा 90 डिग्री। क्यों ये बराबर होगा, ये बराबर इसलिए होता है सर क्योंकि हमने सर्किल में चीज पढ़ा है बाय थ्योरम। हमने ये चीज बाय थ्योरम, आप लिख दीजिए, और नहीं बाय थ्योरम लिखना चाह रहे हैं तो आप समझ गए सर्किल की प्रॉपर्टी, सर्किल की ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये एंगल बराबर हो गया। और एडी इसके भी में भी है, एडी इसमें भी है, तो एडी क्या है दोनों में, एडी दोनों में कॉमन है। ओके सर, और आपको दिख रहा होगा कि जो साइड AC है और AB है वो भी इक्वल है, दोनों रेडियस है। तो दो ट्रायंगल के अंदर आप देखिए, दोनों ट्रायंगल की साइड, अब दो ट्रायंगल के अंदर दो साइड सेम है और एक एंगल सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ADC जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ADB के। ट्रायंगल ADC जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ADB के। तो अगर ट्रायंगल ADC सिमिलर है ट्रायंगल ADB के, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ना कि जो एरिया होगा ट्रायंगल ADC का वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB का। यहां तक क्लियर, वेरी गुड। अब सर ये दोनों एरिया इक्वल होगा, तो सर अब कहानी में सर मैं ट्रायंगल ADB का एरिया कैसे निकालूं, मैं ट्रायंगल ADB का एरिया कैसे निकालूं। तो चलो अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो,
अब तुमको अगर ये दोनों एरिया इक्वल होगा और एरिया ही नहीं इक्वल होगा, एक तो ये चीज इक्वल होगी और दूसरा पॉइंट जो मेरे काम का है वो ये है कि एंगल CAD जो होगा वो बराबर होगा एंगल BAD के, एंगल BAD के बराबर होगा। और मान लो ये पूरा एंगल, यानी अगर एंगल बराबर होगा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर पूरा एंगल थीटा है, अगर पूरा एंगल ये थीटा है, अगर ये पूरा एंगल क्या है, थीटा है, तो मैं कह सकता हूं अगर CAD बराबर BAD के तो ये थीटा का आधा होगा, क्योंकि अगर दोनों बराबर हैं और टोटल थीटा तो ये थीटा का आधा होगा। यहां तक हमको क्लियर हो गया? क्लियर? क्लियर? मेरी बात ध्यान से। अब सर, अब आप एक चीज देखिए, अब तुम एक ध्यान से देखो, अब मेरे पास जो ट्रायंगल है, तो वो अगर इसी ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो ये ट्रायंगल ऐसे है, देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल है, अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये रहा A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट था D, और मैंने ये एंगल जोड़ दिया, ठीक है। अब अगर ये एंगल और ये एंगल, तो मैं एक काम करता हूं, अगर ये एंगल बोला और ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ओके सर, तो आपको अगर कहानी में ये एंगल थीटा बाय 2 है और ये भी एंगल थीटा बाय 2 है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? तो अब मैं एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, जो फॉर्मूला बस आपको याद रहे तो आपका कहानी खत्म हो गया। अब तुम ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को, तो तुम अगर थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमारे केस में, हमारे केस में जो हमको CBSE ने बोला है, अब थीटा की कोई भी एंगल हो सकती है, तो मान लेते हैं इस ट्रायंगल के लिए, मान लो कोई ट्रायंगल है हमारे पास, अब यहां पे हमको तीन ही चीजें आएंगी, कोई चीज है, तो मान लो ये R दिया हुआ है, मान लो हम एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, ओके। अब देखो, अब मुझे क्या दिया हुआ है, ये साइड मान लो R है और ये थीटा बाय 2 है, तो AD के, तो अगर तुम ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, AD अपॉन AD अपॉन AB क्या बराबर नहीं होगा साइन थीटा बाय 2 के? बताइए, क्या AD अपॉन AB बराबर नहीं होगा कॉस ऑफ थीटा बाय 2 के? बराबर होगा कि नहीं? बराबर हो? देखो, देखिए, अगर ये एंगल थीटा बाय 2 है तो ये ट्रायंगल रियलिटी में बन क्या रहा है, ट्रायंगल देखो रियलिटी में क्या बन रहा है, ट्रायंगल ये बन रहा है सर, ये अगर आपने D माना है, D 90 डिग्री है, तो थीटा बाय 2 किसको माना है, इसको माना है, तो अगर ये एंगल थीटा बाय 2 है और ये A है, ये B है, तो आप खुद ही सोचिए AD अपॉन AB क्या बनेगा, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या बनता है, cos थीटा बाय 2। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से आपने क्या देखा, इसका मतलब ये हुआ सर कि जो AD की वैल्यू होती है, AD की वैल्यू जो होगी वो बराबर किसके होगी, AD की वैल्यू, AD की वैल्यू होगी बराबर AB की वैल्यू मुझे पता है R, तो मैंने लिखा AD अपॉन AB की वैल्यू मुझे पता है R है, तो AD अपॉन R बराबर cos थीटा बाय 2। तो आप सीधे समझ गए कि जो AD की वैल्यू होती है वो R इंटू कॉस थीटा बाय 2 होती है। यहां तक क्लियर हो गया? AD की वैल्यू कितनी हो गई, R cos थीटा बाय 2। अब इसी ट्रायंगल में अगर आप देखें तो आप देखेंगे ध्यान से आप देखेंगे, तो जो BD अपॉन AB जो होगा, BD अपॉन AB यानी BD अपॉन AB जो होगा वो क्या होगा, साइन थीटा बाय 2 होगा कि नहीं?
तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो BD होगा और AB की वैल्यू R है, AB की वैल्यू कितनी है R, तो आप BD भी लिख सकते हैं ना, BD क्या होगा R इंटू साइन थीटा बाय 2। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर? अब देखिए, अब बस आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है, अब आपको दो चीजें पता चल गई, दो चीजें आपको पता चल गई। अब ठीक है, अभी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग ये देख लेते हैं। AD हो गया R cos थीटा बाय 2, BD हो गया R sin थीटा बाय 2। अब मुझे बताओ इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इस ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा वो होगा हाफ इंटू बेस। बेस कितना होगा? BC इंटू हाइट। हाइट कितना होगा? AD। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप देखिए, हाफ लिख दिया। अब BC की वैल्यू कितनी होगी? क्या BC 2 टाइम्स ऑफ BD नहीं होगा? क्या BC की जगह मैं ये लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ BD? क्योंकि BD और भाई BD और DC बराबर है। ये मैंने कंक्लूजन क्यों बोला? क्योंकि मैं जानता हूं सर, जो BC है वो बराबर है BD प्लस DC के, और सर DC भी BD के बराबर है, तो मैंने DC की जगह BD लिख दिया और BD की जगह BD लिख दिया, तो ये 2 BD हो गया कि नहीं? क्लियर? 2 BD हो गया, हो गया। अब देखिए, अब अगर ये हो गया 2BD हो गया, तो 2BD ये हाफ हो गया, BC हो गया 2BD, और AD की वैल्यू कितनी आई है? AD की वैल्यू AD ही रहेगी। तो अब मैंने काम कर दिया, 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या? BD इंटू AD। तो अब देखो 2 से 2 कट गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो BD इंटू AD। अब BD की वैल्यू कितनी है? BD की वैल्यू कितनी है? तो अगर आप देखेंगे तो BD की वैल्यू थी R साइन थीटा बाय 2, R साइन थीटा बाय 2, और AD की वैल्यू है R cos थीटा बाय 2, R cos थीटा बाय 2। ओके, ये हुआ। यानी इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, यानी इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूं? एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी अगर आप यहां से ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा R स्क्वायर साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब देखिए, अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे, अब देखो यहां तक तो आपको पता चल गया कि ये एरिया होगा, लेकिन बस मैं आपको ये बताता हूं कि करना आपको क्या है। करना आपको ये है, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि जो साइन 2 थीटा होता है, देखो साइन 2 थीटा नहीं, साइन 2x जो होता है वो 2 साइन x कॉस x होता है कि नहीं? तो अगर यहां पे साइन x की जगह साइन x का वैल्यू, मान लो x की वैल्यू थीटा बाय 2 है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं साइन 2 इंटू थीटा बाय 2 जो होगा वो बराबर होगा 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो मैं इसकी जगह मैं सीधे लिख सकता हूं साइन थीटा बाय 2, क्योंकि ये 2 जब इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाय 2 हो जाएगा ना। तो a की वैल्यू कितनी हुई? R² बाय 2 इंटू साइन थीटा। अब क्या मुझे ये एक ट्रिक नहीं मिल गई क्वेश्चन में? मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने निकाल लिया ना किसी भी जनरल एंगल के लिए। निकल गया? निकल गया कि नहीं? अब देखिए, अब यहां पे सर ऐसा क्या हुआ, अब मेरी बहुत बड़ी सर टेंशन आपने खत्म कर दी। क्यों? आपने ये बता दिया कि किसी भी सर्किल में, अब देखो मैंने क्या समझा कि किसी भी सर्किल में अगर अगर मुझे कोई भी एंगल पता है, कोई भी एंगल, मान लो किसी भी सर्किल में मुझे पता है एंगल क्या है? थीटा है। अगर किसी भी सर्किल का एंगल थीटा है
और रेडियस आर है, अगर किसी भी सर्किल का एंगल थीटा है और रेडियस आर है, तो इसका मतलब जो ये ट्रायंगल है, जो ये ए बी सी, तो जो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया होता है वो कितना होता है, वो आया सर आर स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन थीटा। मेरी बात समझे कि नहीं, समझ गए, है ना। ये मेरे पास एक बहुत बड़ी, एक तरीके से मेरे पास ट्रिक कहिए या इसको मुझे पॉइंट कहिए जो मैंने याद कर लिया। मैंने याद कर लिया कि क्यों, क्योंकि मुझे थीटा पता रहता और वो पता रहता। अब कल को मेरे लिए चीजें बहुत आसान हो गई। क्यों आसान हो गई भाई, अगर थीटा की वैल्यू, थीटा की क्या क्या वैल्यू हो सकती है आपके कोर्स में, ठीक है, आप खुद ही सोचिए, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या ट्रायंगल का एरिया बनेगा। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी तो ये ट्रायंगल रहेगा नहीं, तो एरिया क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 बन गया कि नहीं। अब अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो एरिया कितना होगा, आर स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, एरिया कितना आया, आर स्क्वायर बाय 4 आया, आया कि नहीं। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाए तो एरिया कितना आया, आर स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब कल को थीटा की वैल्यू 90 डिग्री भी हो जाए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री भी हो जाए तो एरिया कितना आया, आर स्क्वायर बाय 2 साइन 90 की वैल्यू 1। अगर मतलब इतने के लिए, तो ये हमारे कोर्स में थीटा की वैल्यू 120 हो जाए तो एरिया कितना आएगा, आर स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन 120, है ना। तो साइन 120 की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो साइन 120 की वैल्यू कैसे, देखो ऐसे समझ लो, साइन 120 मतलब साइन 90 प्लस 30, और आप जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, है ना। तो साइन 90 प्लस 30, अगर थीटा की जगह 30 आएगा तो ये क्या आएगा, कॉस 30, है ना। तो मैं समझ गया, तो यहां पे साइन 120 की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी कॉस 30 के, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो साइन 120 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, √3/2। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ। अगर आप ध्यान से देखें तो अभी तक आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, आप समझिए, सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम क्या पढ़ रहे थे सर, किसी भी सर्किल में मुझे इस चैप्टर में दो चीजें पढ़नी है, एक सेक्टर पढ़नी है, एक सेगमेंट पढ़ना है। तो सर सेक्टर का मैं पेरीमीटर भी निकाल ले जा रहा था, एरिया भी निकाल ले जा रहा था, एरिया भी निकाल ले जा रहा था, पेरीमीटर भी निकाल ले जा रहा था। लेकिन सेगमेंट में मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फंस रही थी कि सेक्टर के एरिया में से मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ता था बार बार, ट्रायंगल का एरिया, तभी वो सेगमेंट का एरिया आता था। तो ये ट्रायंगल का एरिया मेरे लिए निकालना सबसे बड़ा सरदर्द था, लेकिन मैंने इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर लिया कि सर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, आर स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू जो भी दे दो मुझे मैं निकाल लूंगा। प्रॉब्लम खत्म, प्रॉब्लम खत्म हो गई कि नहीं चैप्टर की। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो मेरे सामने सर एक काम करते हैं, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो एनसीईआरटी के हम लोग सबसे पहले 12.2 लगाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसी में अच्छे क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला तो बेकार है। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कैसे क्या है। तो 12.2 में मुझे एक क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है पहले, जिसके आगे सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है क्या पहले देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक राउंड टेबल है, ओके सर, एक राउंड टेबल है। तो ये रहा हमारा वो राउंड टेबल, ठीक है सर, राउंड टेबल हो गया। अब क्वेश्चन में बोला राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन, ठीक है, 6 इक्वल डिजाइन है एज शोन इन फिगर इतना, और रेडियस ऑफ कवर दिया 28 सेंटीमीटर। अब देखिए,
अब हमारे सामने एक वो है और बोला है कि ये आपका सेंटर है, ठीक है। इस सर्किल, अब देखो, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इन्होंने क्या किया है, एक इसको देखो, अगर ये 0 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ओके। अभी आप समझेंगे 60, अरे यार 60, 120, ये पिज्जा, जैसे पिज्जा होता है ना। तो एक एक सर्किल ऐसे है। तो इन्होंने क्या किया है, कुल मिला जुला के जो इनका टेबल है, वो टेबल का डिजाइन कुछ इस तरीके से है। ये 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 एंड ये है, ठीक है। ऐसे ही कुछ टेबल का डिजाइन है, ठीक है सर। अब क्वेश्चन में मुझसे बोला हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला कि अ राउंड टेबल है 6 इक्वल डिजाइन है शोन इन द फिगर इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर। यानी रेडियस क्या होगा, ये रेड वाली लाइन, रेडियस क्या है, ये रेड वाली लाइन। अब बोला है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये बोला है 20 सेंटीमीटर। यानी रेडियस की वैल्यू दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ओके सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। अब देखिए डिजाइन का जो डिजाइन का रेट कितना आएगा, तो कह रहे डिजाइन जो भी कर रहा है, जो डिजाइनर है, वो 0.35 यानी 35 पैसा ले रहा है पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो सर कहानी है वो डिजाइन कर क्या रहा है, वो डिजाइन ये वाला एरिया कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, वो डिजाइन ये वाला एरिया कर रहा है, ध्यान से देखिए। वो डिजाइन ये वाला एरिया कर रहा है, वो डिजाइन ये वाला एरिया कर रहा है, वो डिजाइन ये वाला एरिया कर रहा है, वो डिजाइन ये वाला एरिया कर रहा है। यानी मुझे कौन सा निकालना है, मुझे ये ब्राउन वाले एरिया को निकाल के निकालना पड़ेगा यहां। तो हमारे सामने अगर मैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 देखूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 मैंने देख रहा हूं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो मेरे सामने ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिंपल सा सर, एक